नमस्कार। तो आप इस वक्त देख रहे हैं फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का यह कानूनी एपिसोड। सवाल साफ है, व्यू नाउ पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। क्या कहती है ईडी की चार्जशीट? क्या साबित होता है ईडी की चार्जशीट? क्या आरोप मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया है ईडी ने? कैसे, क्यों, कहां? और सबसे बड़ा सवाल, ईडी की चार्जशीट में क्या है? इन्वेस्टर के पैसे पर ईडी की चार्जशीट क्या कहती है? इन्वेस्टर्स का पैसा वापस होगा या नहीं होगा? जानेंगे, समझेंगे सब कुछ बस इसी एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और आज बात करेंगे खुलकर व्यू नाउ के MOU की कहानी पर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर, जहां से बेस बनता है लोगों के विश्वास जीतने का। यूपी का MOU के बारे में आप जानते हैं, लेकिन आज खुलासा करूंगा दो और बड़े MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के। शायद आपने नहीं सुना होगा, नहीं जानते होंगे। और हम बात करेंगे ईडी की चार्जशीट की भी, परत दर परत, कॉमा, फुल स्टॉप, कोलन, क्वेश्चन मार्क, सबके साथ, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, शब्द बाय शब्द। तो सबसे पहला सवाल जो कि सुर्खियों में है, जो बार बार पूछा जा रहा है कि क्या व्यू नाउ कंपनी ने जो किया है या वो जो कर रहे थे, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है भी? ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता भी है या जबरदस्ती बनाया गया है? तो ईडी की अब तक की जो जांच है, जो चार्जशीट उसने कोर्ट में दाखिल की है 250 पन्नों की, उसमें वो पहली बात जो प्रमुखता से कहती है, वो कहती है कि व्यू नाउ कंपनी ने SLB स्कीम के तहत क्लाउड पार्टिकल्स बेचे। यहां तक तो कोई अपराध नहीं है क्लाउड पार्टिकल्स बेचना। अब ईडी आगे चलती है तो कहती है, लेकिन जनाब ये क्लाउड पार्टिकल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये क्लाउड में ही हैं, ये हवा में ही हैं, ये कागज में ही भी नहीं थे, ये जमीन की तो बात छोड़िए। तो क्लाउड पार्टिकल्स को कहां धरती निकल गई और कौन सा आसमान खा गया? अब दूसरी बात जो ईडी कहती है वो ये कहती है कि साहब, क्लाउड पार्टिकल्स की जो कैपेसिटी थी, जो हमने पाया अपनी जांच में, जो जितना भी चीज हमारे समक्ष आया, जो कंपनी के सीनियर अफसरों ने बयान दिया, जो बताया, उसके हिसाब से वो कम थे, पर बेच ऐसे दिए गए कि जैसे ईडी क्लाउड पार्टिकल नहीं, हवा में बादल बेच रही थी। बादलों की फैक्ट्री खोल रखी थी व्यू नाउ कंपनी ने। अपने दावे को पुष्ट करने के लिए कंपनी ने कि उसके पास बादल हैं, क्लाउड पार्टिकल्स हैं, उन्होंने इन्वेस्टर्स को दो MOU दिखाए। एक MOU बुल्गारियन गवर्नमेंट की और दूसरी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की। एंट्री और यूरोप के झूठे सपने बेचे गए। ईडी ने अपनी जांच में यह कहा है कि इस पूरी जांच में एक क्लासिक, नए स्टाइल का, नए टेक्निकल फ्रेंडली, जो लोगों को समझ में आ जाए, वो पूंजी टाइप ओवर सेलिंग स्कैम है। पूंजी टाइप ओवर सेलिंग स्कैम है, ऐसा ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है। लेकिन अब तक का जो चार्जशीट बोलता है, कहता है, समझ जाता है, उसके आधार पर अभी तक ध्यान रखिएगा, मैं फाइनल जजमेंट देने वाला कोई नहीं हूं,
चार्जशीट के अंत तक जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो प्रथम दृष्टया आरोप ईडी लगाती है वह मनी लॉन्ड्रिंग उससे सिद्ध नहीं हो पाता है। आगे देखेंगे कि ईडी कैसे मनी लॉन्ड्रिंग, कहां से मनी लॉन्ड्रिंग लेके आती है और अंततः उसको कैसे प्रूव करती है। लेकिन फिलहाल ओवरसेलिंग ठीक है, दिस इज नॉट मनी लॉन्ड्रिंग। एमओयू गलत दिखाना ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट मनी लॉन्ड्रिंग। तो यहां तक मनी लॉन्ड्रिंग प्रूफ नहीं होता है। अभी तक सवाल है जो ईडी साबित कर पा रही है, जो कह रही है वो ज्यादा से ज्यादा चीटिंग है, 420 है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, एमओयू था नहीं, एमओयू बताया गया और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का केस बन सकता है, बनाया जा सकता था, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं होता है। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि ईडी कहां से और क्यों मनी लॉन्ड्रिंग लेकर इस केस में आती है और क्या उसको चार्जशीट के हिसाब से प्रूव कर पाती है। क्या ईडी का केस मनी लॉन्ड्रिंग का कोर्ट में ज़रा और बहस के बीच, गवाह और डिफेंस के अपने गवाह के बीच में टिक पाएगा? इन सारी बातों पर आगे चर्चा होती रहेगी। अब आते हैं एक और झूठ की तरफ। अभी तक जो बातें यहाँ पे की जा रही हैं या की जाती रही हैं उसके हिसाब से दो ही केस था। पहला केस नोएडा में जो दर्ज हुआ और वही केस लुधियाना ट्रांसफर हुआ और जालंधर ट्रांसफर हुआ और ईडी की जांच शुरू हुई। लेकिन सच्चाई कुछ और है। वास्तव में ईडी जब इस जांच में कूदी है उसके पहले तीन एफआईआर दर्ज हो गए। लोग नोएडा वाले एफआईआर की बात करते हैं, मीडिया में भी वही एफआईआर आया, लेकिन सच तो यह है कि नोएडा के अतिरिक्त 2 और एफआईआर कायम हुए लुधियाना में। तो आइए जानते हैं उस एफआईआर की सच्चाई, जिसके रीड है, जो ईडी के केस की रीड है। देखिए, ईडी को अपना कोई पावर नहीं होता है एफआईआर दर्ज करने का। तो जो ईडी का सारा केस है वो बेस है इन 3 एफआईआर पर। इसलिए इस 3 एफआईआर की व्याख्या, गहन समीक्षा, एनालिसिस, पोस्टमार्टम बहुत जरूरी है। तो आइए हम लेते हैं फिलहाल लुधियाना वाले एफआईआर को, जिसका नंबर है 311। 18/12/24 को नोएडा के एफआईआर के तुरंत बाद पुलिस स्टेशन सहनवाल लुधियाना में दर्ज हुई। शिकायतकर्ता पंकज कुमार नाम के व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने कंप्लेन में, जिन्होंने अपनी एफआईआर में यह बताया कि उनको खुद सुखविंदर सिंह खरूर, सीईओ ऑफ व्यू नाउ कंपनी ने प्रलोभित किया, इंड्यूस किया, स्कीम समझाया, स्कीम बेचा। कोई नहीं है बीच में। कहा गया कि सुखविंदर सिंह खरूर ने उन्हें बताया कि उनका बुल्गारिया गवर्नमेंट से 1650 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है और इसके सहारे अब वो पूरे यूरोप में एंट्री लेंगे, पूरे यूरोप पे कब्जा करने जा रहे हैं, पूरे यूरोप को अपने क्लाउड पार्टिकल्स बेचने जा रहे हैं और पूरा क्लाउड सिस्टम मैनेज करने जा रहे हैं। लेकिन हकीकत में जब पंकज कुमार ने इसकी जांच की तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और अब क्या हुआ कि पंकज कुमार ने सुखविंदर सिंह खरूर और कंपनी से सवाल पूछना शुरू किया, जवाब मांगा, एक्सप्लेनेशन मांगा, प्रूफ मांगा। तो कंपनी ने पंकज कुमार की आईडी को ब्लॉक कर दिया। पंकज कुमार को कंपनी की वेबसाइट से डिलीट कर दिया। पंकज कुमार के फोन, ईमेल का जवाब देना कंपनी ने बंद कर दिया। और तो और पंकज कुमार को कंपनी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। पंकज कुमार मात्र एक इन्वेस्टर नहीं थे,
हम इसका खुलासा आगे करेंगे। पंकज कुमार कंपनी के चैनल पार्टनर थे, उनका इस कंपनी में बड़ा इन्वेस्टमेंट था। पंकज कुमार यह भी बताते हैं कि जिस वक्त उनको ब्लॉक किया जा रहा था, जिस वक्त उनकी आईडी को डिलीट किया गया, उस वक्त कंपनी 5 से 6 करोड़ रुपया प्रति माह पे आउट में एजेंट्सों को बांट रही थी और अंततः पंकज कुमार को कंपनी ने रिफंड करने से, पैसा वापस देने से मना कर दिया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस एफआईआर से पहले नोएडा में एक एफआईआर दर्ज हुई थी। तो कुल मिला के ये एक पैटर्न बना, कोई एकमात्र आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। नोएडा के बाद लुधियाना में 2 एफआईआर और वहां से शुरू हुई ईडी की एंट्री। अब यहाँ पर जो साथी मुझे बार बार पूछते हैं कि जब रेंट में डिफॉल्ट नहीं हुआ तो चीटिंग कैसे हुआ, तो देखिए चीटिंग 2 तरीके से हुआ। एक तो ये डिफॉल्ट का केस लाके आपको बता दिया मैंने कि डिफॉल्ट हुआ। ऐसे कितने चैनल पार्टनर्स थे जो पुलिस में जाकर कंप्लेन किए। दूसरा, चीटिंग सिर्फ यह नहीं है कि रेंट आपको समय पे मिलता रहा, चीटिंग यह भी हुई कि माल मेरे पास चवन्नी और मैंने धंधा किया रुपया का। तो ये ओवर सेलिंग है और यह ओवर प्रॉमिस है और यह ओवर कमिटमेंट है। और ईडी अपने चार्जशीट में कहती है कि यह आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, यह एक पैटर्न है। हम समझेंगे ईडी के और गंभीर आरोपों को कंपनी पे। हम खंगालेंगे कंपनी के 67 बैंक अकाउंट को, हम खंगालेंगे कंपनी के बैलेंस शीट को, हम जांच करेंगे कंपनी के प्रॉपर्टी और एसेट्स की। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये पैसा आया कहां से और यह पैसा गया कहां। क्या ईडी का आरोप 3,777 करोड़ के स्कैम का सही है? हम इस पर भी काम करेंगे। लेकिन फिलहाल जो ईडी की चार्जशीट है वह क्या क्या प्रमाणित करने में सफल रहे। तो पहली बात कि क्लाउड स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी। यह ईडी बिल्कुल क्लियर कट तौर पे प्रमाणित करने में क्रिस्टल क्लियर सफल रही है। कंपनी के लोगों का बयान है। हम जानेंगे इस पर डिंपल खरूर, आरिफ निसार और सुखविंदर सिंह खरूर खुद क्या कहते हैं और किस तरह से इस आरोप से बचते हैं। संभवतः यही वह कमजोर कड़ी थी कि जब सेक्शन 50 का नोटिस ईडी ने सुखविंदर खरूर और आरिफ निसार और कंपनी के दूसरे डायरेक्टर्स को दिया तो वो ईडी के पास कभी पेश नहीं हुए, न खुद न अपने वकील के माध्यम से। यह भी साबित हो रहा है यहां पर कि कंपनी ने एमएयू के नाम पर झूठे प्रोजेक्ट बेचे। यह भी साबित होता है कि इन्वेस्टर को ग्रांटेड रिटर्न का लालच दिया गया। यह भी साबित होता है कि आईडी ब्लॉक की गई, पैसा इन्वेस्टर्स का रोका गया। क्या साबित अभी तक नहीं हुआ है वह है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो नहीं बना, या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, इन्वेस्टर्स का पैसा है। फॉरेन और लेयर ट्रांजैक्शन से भी अभी तक कोई लिंक ईडी साबित नहीं कर पाई। ईडी ने माना यहां तक के अपने चार्जशीट में कि मनी लॉन्ड्रिंग अभी अपने प्रिलिमिनरी स्टेज पर ही था और वह आगे बढ़ता और कटु होता और खराब होता, उसको रोकने के लिए ईडी ने त्वरित कार्रवाई करी है। मतलब अब तक अगर देखा जाए तो यह केवल चीटिंग का केस है, लेकिन ईडी का इन्वेस्टिगेशन जारी है। ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट ला सकती है मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को साबित करने के लिए, और अभी बचा हुआ है 250 पन्नों में
आरोप और सबूत के और भी एंगल को खंगालना मेरे द्वारा। अतः मेरी किसी भी बात को अंतिम निष्कर्ष मत मानिए, न माना जाना चाहिए। यह समीक्षा का दौर है, जारी रहेगा। न खुद किसी के बातों में आइए, बहकावों में आइए, न मेरी बातों को ग्रांटेड बाइबल मानिए, ठीक है? यह मेरा विचार है, मेरी समीक्षा है। आप सहमत हो सकते हैं, आप असहमत हो सकते हैं। मैं सिर्फ इतना करने का प्रयास कर रहा हूं कि जितनी मेरी समझ है, जितनी सीरियसली से मैं इन बातों को समझ सकता था, समझने का प्रयास किया हूं, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, कानून की लड़ाई में न ईडी सही, न व्यू नाउ सही, न आप सही, न मैं सही। अंततः फैसला कोर्ट का आएगा। बहस करना, दलील देना वकीलों का काम है, वो मैं कर रहा हूं। जिस तरह से केस का इन्वेस्टिगेशन जारी है, हो सकता है इसमें पीएमएलए के और भी सेक्शन लग जाएं, हो सकता है फंड डाइवर्जन भी साबित हो जाए। अब सबसे बड़ा सवाल जो मैं बार बार कहता हूं, हर वीडियो के अंत में कहता हूं, करने दो एकेडमिशियंस को, वकीलों को, ईडी को, व्यू नाउ वालों को अपना काम। आपको तो एक ही सवाल पूछना है, आप इन्वेस्टर हो, कि क्या हमारा पैसा डूब गया? मेरा जवाब है इस सवाल के जवाब में नहीं, आपका पैसा डूबा नहीं, फंस तो जरूर गया है और आपको इसके लिए लड़ना पड़ेगा कानून से, कानून के साथ। एफआईआर कराओ, लीगल नोटिस भेजो, रिफंड पिटीशन तैयार करवाओ, कंपनी को एनसीएलटी और कंज्यूमर कोर्ट ले जाओ, हाई कोर्ट ले जाओ, सुप्रीम कोर्ट ले जाओ। अब एक नहीं, अकेले नहीं, सैकड़ों निवेशक, लाखों निवेशक इस केस में से व्यथित हैं, परेशान हैं, फंस गए हैं, झांसे में आ गए हैं। लेकिन कानून ही एकमात्र रास्ता है जो आपको इस झंझाल से, इस जंजाल से, इस झंझावात से, इस मुसीबत से निकाल सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया कि कैसे व्यू नाउ के इस फर्जी एमओयू के सहारे आगे बढ़ा, कैसे फर्जी एमओयू पर यह टिका हुआ था। मैंने आपको यह भी बताने का प्रयास किया कि ईडी की चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का क्या स्टेटस है और क्या क्या रास्ते हैं जिसके तहत इन्वेस्टर्स को अपने पैसों की वापसी हो सकती है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे और इस बात की भी चर्चा करेंगे और इस बात का खुलासा करेंगे कि क्या व्यू नाउ पर जो कार्रवाई हुई है उसके पीछे कोई राजनीतिक ताकत थी या है कोई पॉलिटिकल नेक्सस है इस स्कैम के पीछे। क्या कुछ नामी चेहरे हैं, हम उनको भी यहाँ पर लेकर आने का प्रयास करेंगे, उन नामी चेहरों की खोलेंगे उनकी हकीकत जो इस स्कैम को स्कैम मानने से इनकार कर रहे हैं, जो लोगों को बहका रहे हैं, अभी भी फुसला रहे हैं, बहला रहे हैं। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट कीजिए, क्या आप भी इस स्कैम के शिकार हैं? हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लीगल हेल्प लिखिए, संपर्क कीजिए। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और यह था मनी लॉन्ड्रिंग या सिर्फ चीटिंग, मनी लॉन्ड्रिंग या सिर्फ फ्रॉड, व्यू नाउ की असलियत चार्ज शीट के अनुसार। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक और एपिसोड में इसी विषय के साथ। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।